तो जैसा कि हमने सारी क्लोज पैकिंग पढ़ ली, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड पर। इसमें क्या है, वॉइड भी बनता है, कुछ खाली जगह भी आपको दिखाई थी मैंने कि खाली जगह भी होती है, उसको वॉइड बोलते हैं। तो कितने टाइप के वॉइड होते हैं, 4 टाइप के वॉइड हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है, ऐसा वॉइड जिससे 3 एटम सराउंडेड हो, मतलब उन एटम के सेंटर को जोड़ो तो ट्रायंगल बने। जैसे सपोज मेरे पास एक एटम है ये, दूसरा एटम है ये और तीसरा एटम है ये। ऐसा अरेंजमेंट जिसमें 3 एटम हो और इनके सेंटर को मैं ज्वाइन करूं तो क्या बने, ट्रायंगल बने। इसलिए इस वॉइड को क्या बोलोगे, खाली जगह दिख रही है आपको, कौन सी वाली, ये वाली, ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं अपन ट्रायंगुलर वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे तो बताओ कितना है इस वॉइड का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, ये जो खाली जगह है ये कितने एटम से बनी है, 3 एटम से, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3। और ये कहां पर बनता है, ये बनता है HCP 2D में, याद करो HCP 2D यूनिट सेल में जो खाली जगह होती है वो क्या होती है, ट्रायंगुलर वॉइड होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पर है टेट्राहीड्रल वॉइड्स। टेट्राहीड्रल वॉइड्स, ठीक है, जिसको हम टीवी भी बोलते हैं, टेट्राहीड्रल वॉइड, और THV भी बोलते हैं और TD वॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नाम होते हैं इसकी, टीवी या THV या TD वॉइड। कहां बनता है ये टेट्राहीड्रल वॉइड, होता क्या है, पहली बात तो ये ऐसी जगह है जिससे 4 एटम सराउंडेड हो और उन एटम के सेंटर को ज्वाइन करें तो रेगुलर टेट्राहीड्रन बने। जैसे ध्यान से देखना जरा, ट्रायंगल के ऊपर, मतलब 3 एटम ऐसे रखे हैं मैंने, इसके ऊपर एक एटम और रख दूं, ये टच है इससे, है ना, इसके ऊपर एक एटम और रख दूं, जैसे मैंने ये एटम रख दिया इसके ऊपर, तो अब ये ट्रायंगल ना होके क्या हो गया, टेट्राहीड्रल हो गया। 3 बॉल एक प्लेन में और उसके ऊपर एक बॉल और रख दूं मैं तो क्या बन गया, टेट्राहीड्रल, सबके सेंटर ज्वाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दो, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी कितनी, 4। और ये कहां बनते हैं, ये बनते हैं CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC बोलो, और दूसरा कहां बनते हैं, HCP 3D, इन 2 जगह पे बनते हैं, ये ध्यान रखना, CCP या FCC में या HCP 3D में, इन 2 जगह बनते हैं ये। तीसरे नंबर पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट है अपने पास ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ऑक्टाहीड्रल वॉइड, ऑक्टाहीड्रल वॉइड को हम OHV या फिर OV या फिर OD वॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नाम है इसके। कैसे बनता है ये, 3 एटम एक प्लेन में हो, जैसे 1 2 3, ठीक है, और 3 एटम में ऐसे रख दूं, ध्यान से देखना जरा, एक यहां रखा है, दूसरा यहां रख दिया और तीसरा यहां रख दिया। ठीक है, सेम साइज के हैं ये ऊपर वाला थोड़ा छोटा बन गया, बड़ा कर दो इसको। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखो जरा, खाली जगह आपको दिख रही है ऊपर से, कौन सी खाली जगह, ये वाली, ये, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, ऑक्टाहीड्रल वॉइड। कहां बनता है ये, ध्यान से देखना जरा। पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि 6 एटम से मिलकर वॉइड बन रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कहां बनता है ये, क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP या फिर FCC में, या आप डायरेक्ट याद रखोगे, है ना। और कहां बनता है, HCP 3D में बनता है, ये HCP 3D में बनता है। ठीक, पॉइंट नंबर 4। चौथे नंबर पर है क्यूबिकल वॉइड। कौन सा, क्यूबिकल वॉइड। सिंपल क्यूबिक का जो वॉइड होता है उसको बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड। 4 एटम एक प्लेन में, जैसे 4 एटम मैंने बना दिए, 1 2 3 4, और इनके ऊपर 4 एटम और लगा दूं मैं, जैसे एक एटम ये, दूसरा एटम ये, तीसरा एटम ये और चौथा एटम ये। तो ये जो खाली जगह दिख रही है आपको ऊपर से ही साफ साफ, तो ये जो खाली जगह होती है इसी को हम बोलते हैं क्या, क्यूबिकल वॉइड। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दो इसकी क्या है, 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 एटम से बना है, क्यूब बन रहा है। और ये कहां बनता है, ये बनता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। कहां बनता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बनता है। अगर आपसे साइज ऑफ वॉइड के बारे में बोले, साइज ऑफ वॉइड, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा होता है ट्रायंगुलर वॉइड। कौन सा, ट्रायंगुलर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, THV, फिर क्या होता है, OHV, और सबसे बड़ा वॉइड कौन सा होता है, क्यूबिकल। आप परसेंटेज वॉइड भी निकाल चुके हो इन सबके। ठीक है, तो ये हो गई साइज की बात। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है,
जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, जेड इफेक्टिव, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, अगर ये तुम्हारे पास n है तो THV कितने होते हैं, डबल, और OHV कितने होते हैं, जितना नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है। और ये कहां वैलिड है, वैलिड इन HCP3D एंड CCP, जिसको अपन FCC भी बोलते हैं। इसमें और इसमें आएंगी ये सारी बातें, किसमें, HCP3D और CCP में आएंगी, HCP3D और CCP में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो एक दो मैं आपको करवा दूंगा इससे रिलेटेड, है ना। फटाफट से इसको नोट करो, बस वॉइड ध्यान रखना कौन सा कहां पर होता है, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो THV और OHV है हमारे पास। इसको हमें डिटेल में भी डिस्कस करना है FCC में, लेकिन उससे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दूं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आ चुके हैं, फिर मैं यहां पे चलूंगा। OHV और THV इन FCC, OHV और THV इन FCC, वो भी हम करेंगे, नोट कर लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लो आप, जो मैंने पॉइंट लिखाया था। टोटल नंबर ऑफ एटम अगर n है तो OHV n होते हैं, THV 2n होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, A एटम CCP में है, मतलब A एटम CCP लैटिस बना रहा है। CCP लैटिस की यूनिट सेल क्या होती है, बता दो जरा, इसकी यूनिट सेल क्या होती है, FCC। अगर FCC है तो टोटल नंबर ऑफ एटम मतलब Z इफेक्टिव 4 होते हैं, तो A होगा 4। अगर A FCC में है तो B कहां है, 100% OHV में है। ठीक है, इसका मतलब OHV कितने ऑक्यूपाई होंगे, सारे के सारे 4, जितने एटम होते हैं उतने ही OHV होते हैं। तो क्या आ गया, A4 B4, और सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे, AB। सभी में हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है, अगला देखना ध्यान से, ये HCP3D में है तो कितने होंगे, A 6 होंगे। अब ये 50% OHV में है तो 6 का कितना लेना है आपको, हाफ, क्यों, जितने एटम होते हैं उतने ही OHV होते हैं, तो उसका 50% लेना मतलब 1/2। तो ये क्या आ गया, A6 B3, और 3 से डिवाइड कर दो मतलब A2B, सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ गया इसका। समझ गया बात को, इस तरीके से अप्रोच करोगे आप क्वेश्चन। अगला देखना, A है CCP में, CCP का मतलब यूनिट सेल क्या हो गई, FCC, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 4। अब 2/3 ऑफ THV में है, इसका मतलब 2/3, और THV कितने होंगे, 4 के डबल मतलब 8। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 16/3। तो क्या करेंगे, A4 B कितना है, 16/3। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो A12 B16, और 4 से डिवाइड कर दो तो A3 B4। सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको बनाना है। ठीक है, इस तरीके से, समझ गए। एक और देख लो, आसान है। HCP3D में है तो टोटल एटम कितने, 6, OHV भी उतने ही होते हैं, लेकिन लेने कितने हैं आपको, 1/3। इसका मतलब कितना आ गया, ये 2 आ गया, तो ये आ गया A6 B2, 2 से डिवाइड कर दो मतलब A3 B। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, अगर आया तो आप डायरेक्ट कर लेना ऐसे। मतलब आपको क्या पॉइंट ध्यान होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एटम अगर n है तो THV 2n होते हैं और OHV n होते हैं, अगर यूनिट सेल आपकी CCP या HCP3D है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर अपन THV OHV समझते हैं। FCC यूनिट सेल में उनकी लोकेशन कहां पर होती है, डिस्टेंस वगैरह सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, फटाफट लिख लो इसको। तो चलो अब हम ये समझ लेते हैं कि THV OHV FCC यूनिट सेल में कहां पर इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने बॉडी डायगोनल बनाऊं, बॉडी डायगोनल मतलब मान लो ये मेरे पास एक बॉडी डायगोनल है। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉर्नर हो गया, और ये क्या हो गया, कॉर्नर हो गया। ठीक है, ये दो कॉर्नर हो गए, अपोजिट बॉडी डायगोनल। मतलब हम ऐसा बोलें कि आप अगर रूम में बैठे हो तो आप एक लेफ्ट साइड ऊपर वाला कॉर्नर ले लो। ठीक है, रूम में बैठे हो, लेफ्ट साइड के ऊपर वाला कॉर्नर ले लो, और यहां ये नीचे वाला कॉर्नर ले लो। ठीक है, इस टाइप से बॉडी डायगोनल बना है ये, है ना। तो जो बॉडी डायगोनल है वो कितने का होता है क्यूब में, बताओ जरा। √3a का होता है बॉडी डायगोनल, है ना। √3a डिस्टेंस होती है बॉडी डायगोनल की। अगर मैं मान लो बीच में कोई पॉइंट चूज करता हूं तो ये बीच वाला पॉइंट बॉडी सेंटर होगा ना, क्यों, बॉडी डायगोनल एक क्यूब में कितने निकलेंगे, 8 कॉर्नर होते हैं ना, 2 अपोजिट कॉर्नर से निकलना है तो 4 बॉडी डायगोनल निकलेंगे आपके, और वो सारे के सारे कहां से पास होंगे, बॉडी के सेंटर से। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती क्यूब। तो बॉडी सेंटर ये हो गया, क्या हो गया, ये बॉडी सेंटर। तो ये हो गया आपका बॉडी सेंटर। अब होता क्या है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड, वो कहां पर बनता है, बॉडी सेंटर और कॉर्नर के आधे पर, यहां पर बनता है। वैसे ही एक यहां पर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका THV और ये THV।
मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो आपको रूम के अंदर ही मिलेगा, और कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा, कॉर्नर से अंदर की तरफ बॉडी डायगोनल पे आओ √3a/4 डिस्टेंस पे मिलेगा। मतलब ये √3a है, उसका आधा क्या हो गया, √3a/2, ये क्या डिस्टेंस हो गई, बॉडी सेंटर से कॉर्नर, और उसका भी आधा ले लो, उसका भी आधा, मतलब अगर मैं इतनी डिस्टेंस लूं ये वाली, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, √3a/4। मतलब कॉर्नर से बॉडी डायगोनल में अंदर की तरफ आओगे तो √3a/4 डिस्टेंस पे एक THV आपको इस कॉर्नर का, एक इसका। वैसे ही हर एक कॉर्नर के 8 कॉर्नर होते हैं, हर एक कॉर्नर का अंदर की तरफ √3a/4 डिस्टेंस पे मिलेगा आपको, है ना। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, पहला पॉइंट देखो जरा, 2 THV ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ईच बॉडी डायगोनल, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 मिलते हैं, तो टोटल बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, तो टोटल THV कितने होते हैं, टोटल THV अगर मैं बोलूं तो 8 होते हैं, हर एक कॉर्नर के अंदर की तरफ बनता है। तो √3a/4 यहां से भी है और √3a/4 यहां से भी है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल √3a है, उसका आधा √3a/2 और उसका भी आधा √3a/4। मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो √3a/4 डिस्टेंस पर बनते हैं। टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस बताओ तो √3a/4, इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछ ले तो मतलब ये चीज पता होगी तो कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। OHV देखो, OHV एक्चुअल में 2 अलग अलग जगह बनते हैं। पहला एट एज सेंटर, एज सेंटर पर बनता है, ठीक है, एट एज सेंटर। अगर FCC यूनिट सेल आप लेते हो तो एज सेंटर पर OHV बनता है। अब एज सेंटर पर बनता है तो सपोज अगर मैं इसको एक एज ले लूं तो ये कॉर्नर हो गया और ये कॉर्नर हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, A हो गई। अब इसके आधे डिस्टेंस मतलब सेंटर पर, यहां पर इस जगह पर क्या बनता है, OHV, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो डिस्टेंस अगर मुझे बतानी है कॉर्नर से एज सेंटर वाले OHV की तो क्या बोलूंगा मैं, a/2। ऐसे कितने एज सेंटर होते हैं एक क्यूब में, अगर मैं एज सेंटर के OHV बताऊं तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, OHV एट एज सेंटर, एट एज सेंटर। अगर एज सेंटर का OHV अगर मैं आपसे बोलूं तो एज सेंटर 12 होते हैं और कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक रूम में 1/4 होता है एज का। तो जो खाली जगह क्रिएट हुई उस एज पर उसका 1/4 यहां दिखेगा। मतलब टोटल एज सेंटर पे कितने दिखेंगे, 3 दिखेंगे, ठीक है। अब देखो जरा सेकंड नंबर पे, एट बॉडी सेंटर, आपको बॉडी सेंटर पर भी OHV मिलता है, सभी फेस सेंटर से मिलके जो बनता है। तो एट बॉडी सेंटर जो OHV मिलेगा, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ये बॉडी डायगोनल है, ये कॉर्नर है और दूसरा कॉर्नर ये है, तो उसके बीचों बीच बॉडी के सेंटर पर यहां पर क्या मिलेगा आपको, OHV। ये पूरी डिस्टेंस क्या होती है, √3a होती है बॉडी डायगोनल, तो उसका आधा मतलब √3a/2 OHV से कॉर्नर तक की डिस्टेंस। तो ये OHV कितने हो गए, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, OHV एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर तो पूरा रूम के अंदर ही आता है, इसका मतलब पूरा का पूरा खाली पार्ट जो होगा, वॉइड होगा, वो रूम के अंदर बॉडी सेंटर पे होगा, तो पूरा 1 काउंट होगा। तो अगर मुझे अब टोटल OHV बताने हैं तो एज सेंटर के 3, बॉडी सेंटर का 1, तो टोटल OHV मैं यहां पे लिख रहा हूं कितने आएंगे, टोटल OHV 3 एज सेंटर 1 बॉडी सेंटर, टोटल कितने होगा, 4। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कॉर्नर से OHV तक की डिस्टेंस बताओ जो बॉडी सेंटर पर है, तो √3a/2, और कॉर्नर से OHV की डिस्टेंस बताओ जो एज सेंटर पर है, a/2, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। मतलब आपको लोकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर मैं एज सेंटर पे इन सभी को एक साथ ले लूं तो जो यहां बॉडी सेंटर था वही तो OHV है। तो देखना जरा, अगर मैं एक बॉडी डायगोनल ले लेता हूं, ठीक है, बॉडी डायगोनल, मैंने एज सेंटर गलत बोल दिया, बॉडी डायगोनल अगर मैं लेता हूं तो बॉडी डायगोनल पर ध्यान से सुनो, बॉडी डायगोनल पर 2 कॉर्नर, 2 THV और 1 OHV आ जाएगा। ये जो बॉडी सेंटर है ना, ये भी क्या आ जाएगा आपका, OHV आ जाएगा। समझ गए बात को। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम ध्यान रखो। बाकी डिस्टेंस वगैरह तो आप बचपन में मैथ्स तो पढ़ते ही हो ना, 10th तक, इतना तो डिस्टेंस निकाल ही लेते हो आप, ठीक है। तो चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और डेंसिटी के बारे में समझ लेते हैं। डेंसिटी का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने का, और इस टाइप के न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। ध्यान से देखना जरा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेरिवेशन नहीं बता रहा। डेंसिटी D इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन NA इंटू A3, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर डेंसिटी D होता है, ये बाय डिफॉल्ट ग्राम पर सीसी में निकलती है, यहां लिख देता हूं। D क्या है, डेंसिटी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम किस में बोलते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml में। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ
एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। और m क्या है यहां पर, मोलर मास। m क्या हो गया, मोलर मास हो गया आपका। Na क्या हो गया, अवोगैड्रो नंबर। Na क्या हो गया, अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रोज नंबर। जानती हो आप क्या होता है, 6 × 10⁻23। और ए क्या है, एज लेंथ। ए क्या है, एज लेंथ। और ये किस में आप रखोगे, ये रखोगे सेंटीमीटर में। अब कभी कभी क्या होता है, मोलर मास की जगह हम मास भी दे सकते हैं, तो मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं Z × W अपॉन N × A³। मतलब कैपिटल M अपॉन Na इज इक्वल टू W अपॉन N। भाई मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट या नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगैड्रो नंबर, तो उसी को मैंने यूज करके लिख दिया। अब यहां पर W क्या है, W है वेट, ठीक है, वेट इन ग्राम जो भी आपको गिवन होगा। और N क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स। अब जैसे अप्लाई कैसे करना है आपको, मैंने दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं। एन एलिमेंट विद डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सीसी फॉर्म्स अ एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, विद एज लेंथ 400 पिकोमीटर। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द एलिमेंट। ध्यान से देखना जरा, D इज इक्वल टू क्या होता है, Z × M अपॉन Na × A³, यही था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मोलर मास मुझे निकालना है, तो मैं लिख रहा हूं D × Na × A³ डिवाइडेड बाय Z, ये लिख सकता हूं। अब मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखो जरा। D क्या है, D इधर पुट कर देता हूं। D क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 2.8, और ग्राम पर सीसी मतलब यही रखना था। Na रख रहा हूं 6 × 10 की पावर क्या, 23, और A पुट कर रहा हूं 400 पिकोमीटर है ना, 400 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर में, तो -10 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 400 × 10 की पावर -10 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में, इसका क्यूब। और एफसीसी यूनिट सेल का Z क्या होता है, 4। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। बहुत इजी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। 4 का क्यूब हो गया आपका कितना, 64/4 कितना हो गया, 64/4 हो गया आपका 16, और 10 की पावर -8 का क्यूब हो गया -24, और 16 हो गया 16 × 6 96 × 2.8, 96 × 3 के आसपास हो गया ये, 290 80 60, मतलब ये आ जाएगा आपका 2.68 आ जाएगा ये, ठीक, 2.68। और 10 की पावर कितना आ जाएगा ये, 10 की पावर 23 और -30 और यहाँ भी 2 जीरो थे, तो 10 की पावर -24, तो ये करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई 10 से, मतलब 26.8। मतलब आप कैलकुलेशन कर लेना अपने हिसाब से, 26.8 आ रहा है ये मेरा, ठीक है, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। An element has BCC structure with a cell edge length of 300 picometer. The density of element is 8 ग्राम पर cc. How many atoms are present in 200 ग्राम? वेट दे रखा है तो ये लगा देना आप, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, एटम्स निकालने हैं। तो यहां से मैं एटम्स कैसे निकालूंगा, N इज इक्वल टू लिख रहा हूं क्या, Z × W अपॉन D × A³, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। Z कितना होता है BCC का, 2, वेट कितना है 200, तो ऊपर 400 हो गया, और डेंसिटी कितनी दे रखी है 8, ठीक है, 400/8 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। और इंटू A³ A कितना है आपका 300 पिकोमीटर है, तो 300 × 10 की पावर -10 कर दूं मैं, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, होल क्यूब। तो ये हो गया आपका भाई साहब 400/8 तो 50 कर दिया था, और यहां हो जाएगा 3 का क्यूब 27, और 10 की पावर -8 का -24, तो 50/27 × 10 की पावर 24, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आपके आ गए। समझ गए कैसे आपको अप्लाई करना है, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और रेडियस रेशियो के बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअल में रेडियस रेशियो क्या होता है, किसी भी आयनिक कंपाउंड के बारे में पता लगाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन के लिए हम रेडियस रेशियो पढ़ते हैं। एक्चुअल में रेडियस रेशियो क्या होता है, होता क्या है, यूजुअली एनायन जो होता है वो लैटिस बनाता है, मतलब वो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में जाएगा, और उस लैटिस में जो वॉइड होंगे वहां पर जो छोटे साइज का होता है, और यूजुअली कैटायन छोटा होता है, तो वो जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, कई जगह कैटायन भी लैटिस बनाता है और एनायन वॉइड में जाता है। लेकिन मैक्सिमम जगह ऐसा होता है कि एनायन लैटिस बनाता है और कैटायन उस वॉइड में जाता है। तो उसके बारे में, उस ज्योमेट्री के बारे में कौन बताता है हमें, रेडियस रेशियो। कैसे होता है रेडियस रेशियो, क्या होता है, पहली बात RR, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं रेडियस रेशियो। ये मैं लिख रहा हूं R ऑफ वॉइड, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम। अब ये जो एटम है ये क्या बनाएगा, लैटिस बनाएगा,
और जो वॉइड है, वॉइड में हम एक एटम को प्लेस कर देंगे, उसकी रेडियस हमें लेनी है, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है वॉइड में, कैटायन होता है तो RC अपॉन RA लिख देते हैं क्योंकि एनाइन लैटिस बनाता है, या R प्लस अपॉन R माइनस भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो। तो होता क्या है, हम क्या करते हैं, कुछ डेरिवेशन करते हैं, मैं अभी तो कराऊंगा नहीं आपको, डेरिवेशन के हिसाब से हम बता देते हैं कि इस वाले वॉइड में अगर जाएगा तो रेडियस रेशियो की रेंज ये होनी चाहिए। तो आपको रेंज के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। मैं लिख रहा हूं 0.155 से RC/RA अगर 0.225 के बीच में हुआ, ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी होती है 3, जो भी आप वॉइड में एटम रख रहे हो उसकी, और एग्जाम्पल इसका होता है B2O3। तो ये आपको ध्यान रखते जाना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखो जरा, अगर 0.225 से RC/RA कहां हो, 0.414 के बीच में हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, जो भी वॉइड में एटम रखे हुए, और जो एग्जाम्पल है वो है ZNS, ध्यान रखना ये। तीसरा देखना, अगर 0.414 से RC/RA कहां हो, 0.732 हो, इसके बीच में हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी 6। एग्जाम्पल है आपका NaCl। NaCl में क्या होता है, Cl माइनस FCC यूनिट सेल बनाता है और Na प्लस ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में जाता है, ऐसे अपन पता करते हैं, ठीक है। और अगला है 0.732 से अगर RC/RA कहां के बीच में हो, 1 के बीच में हो, तो होता है 8, और एग्जाम्पल है CSCl। यहां Cl माइनस बनाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसका जो क्यूबिकल वॉइड होता है वहां कौन जाता है, CS पॉजिटिव जाता है। तो यहां वॉइड क्या होगा, ट्रायंगुलर वॉइड, यहां कौन सा वॉइड होगा, टेट्राहीड्रल वॉइड, यहां होगा ऑक्टाहीड्रल वॉइड, और यहां क्यूबिकल वॉइड। ये आप जानती हो वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करनी है। अब आपके सामने एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको कैटायन की रेडियस दे देंगे, एनायन की रेडियस दे देंगे, पूछेंगे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, तो पहले ये नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ठीक है। लिखो फटाफट से। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और रेडियस रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं एग्जाम में, इस टाइप के, ठीक है। मैं बता देता हूं क्या करना है। इफ द रेडियाई ऑफ कैटायन A पॉजिटिव एंड B माइनस एनायन आर 95 एंड 181 पिकोमीटर, फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A पॉजिटिव। तो सीधी सी बात मुझे बता दो कि रेडियस रेशियो क्या आएगा। रेडियस रेशियो आएगा आपका रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, तो 95 डिवाइडेड बाय 181, ठीक है। जो छोटा ऊपर रखो, बड़ा नीचे रखो, सीधी सी बात है। और ये आता है आपका 0.52। तो जो रेडियस रेशियो की रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, 0.414 से लेकर RC/RA कहां आ रहा है, 0.732 के बीच में आ रहा है। तो ये किस टाइप का होता है, NaCl टाइप का होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन की क्या होती है, वॉइड की, वॉइड में कौन जाता है, कैटायन, तो कैटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है। इस तरीके से क्वेश्चन है। एक और कर लेते हैं ये, द आयनिक रेडियस ऑफ RB प्लस और I माइनस दे रखा है आपको, द मोस्ट प्रोबेबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय इट इज। मतलब हमें क्या करना है, रेडियस रेशियो फिर से निकालना है। क्या करेंगे, RC अपॉन RA, कैटायन अपॉन एनायन कर देंगे, तो 1.46 अपॉन 2.16, इसको डिवाइड करके देख लेना, 0.67 आएगा ये, ठीक है। तो ये रेंज किसके बीच में आ रही है, RC/RA की रेंज, तो ये आ रही है आपकी 0.414 से लेकर RC/RA या कैटायन बाय एनायन कितना आ रहा है, ये 0.732 के बीच में आता है ना, 0.67। इसका मतलब किस टाइप का हो गया, ये NaCl टाइप का, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना आप। तो आंसर क्या आ गया, बदलापुर B। समझ गए बात को, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है चैप्टर में, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें। एग्जाम में बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एग्जाम में सीधा ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन देख के दिल खुश हो जाएगा, आप कहोगे भाई मजा आ गया, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कौन कौन से कंपाउंड हैं, और इसमें रिलेटेड पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। मैं यहां लिख देता हूं कौन कौन से हैं। कंपाउंड है पहले नंबर पे अपना NaCl। NaCl को बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो Na प्लस है और Cl माइनस है, इसमें जो Cl माइनस है वो CCP लैटिस बनाता है, मतलब FCC यूनिट सेल, और जो Na प्लस है वो 100% ऑक्टाहीड्रल वॉइड में जाता है। तो एक बार बताओ, अगर मेरे पास Cl माइनस CCP या FCC में है, तो कितने आयन है Cl माइनस के, FCC में है मतलब 4 Cl माइनस आयन है। Na प्लस 100% OHB में है, तो FCC जितने एटम रखता है उतना ही OHB होता है, तो 4 एटम FCC में मतलब 4 OHB, और सारे के सारे ऑक्यूपाई हैं 100%, कोई खाली नहीं है, मतलब 4 Na प्लस आएंगे। अब हम फॉर्मूला यूनिट कैसे बताते हैं,
4 Na+ और 4 Cl- से कितने NaCl की यूनिट बनेंगी? तो 4 NaCl की यूनिट बनेंगी। तो हम ऐसा लिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हम ऐसे निकालते हैं कि Na+ और Cl- में जो Cl- है उससे कितने Na+ सराउंडेड है और Na+ है उससे कितने Cl- सराउंडेड है। तो यहां पर कैटायन से 6 एनाइन सराउंडेड होते हैं और एनाइन से 6 कैटायन, तो 6/6 होता है यहां पे, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन A एंड R क्या होता है? अब यहां जो R होगा एक्चुअल में इसमें 2 R होंगे, कौन से? R ऑफ कैटायन और R ऑफ एनाइन। तो यहां पे रिलेशन क्या होता है? कैटायन और एनाइन का रिलेशन होता है Rc + Ra = A/2, क्योंकि एज सेंटर पर कैटायन होता है और कॉर्नर पे एनाइन होता है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? Rc + Ra होगी और A के फॉर्म में A/2 हो जाएगी, क्योंकि एज सेंटर से अपन देखते हैं। इस तरीके से अपन और लिखते जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। सेकंड नंबर पे देखो, दूसरे नंबर पर है CsCl। अब यहां क्या है? जो Cl- है वो जाता है सिंबल क्यूबिक यूनिट सेल में, और जो Cs पॉजिटिव है ये जाता है बॉडी सेंटर में। कहां जाता है ये? बॉडी सेंटर। तो बताओ Cl- सिंपल क्यूबिक में है तो कितने Cl- होंगे? 1 होगा, और बॉडी सेंटर पूरा का पूरा 1 होता है तो 1 Cs पॉजिटिव होगा। मतलब फॉर्मूला यूनिट क्या होगी? 1 Cs+ और 1 Cl- गिव्स 1 CsCl यूनिट, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट ये हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? यहां पर 8/8 होता है। अब ये जो Cs पॉजिटिव है ये बॉडी सेंटर पे होता है, तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक की डिस्टेंस, मतलब जो 2 आयन रखे होंगे R के फॉर्म में Rc + Ra, और बॉडी सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होती है? √3 A/2, इस तरीके से, ठीक है। अगला देखना जरा ध्यान से। तीसरे नंबर पर है ZnS जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, तो ZnS में क्या होता है? जो अपने पास S2- है, कौन सा? S2-, ये बनाता है CCP या FCC यूनिट सेल। CCP लैटिस में जाता है या FCC यूनिट सेल। और जो Zn2+ है, Zn2+ जाता है 50% टेट्राहीड्रल वॉइड या फिर अल्टरनेट टेट्राहीड्रल वॉइड। अल्टरनेट टेट्राहीड्रल वॉइड 50% मतलब अल्टरनेट भी होता है, ठीक है। कितने फॉर्मूला यूनिट आएंगे? FCC है तो S2- 4 होंगे और THV उसके डबल 8 होंगे, लेकिन 50% लेना तो 4 Zn2+ होंगे, मतलब 4 Zn2+ और 4 S2- से 4 ZnS की यूनिट बन सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4:4। और रिलेशन क्या होगा? Rc + Ra, THV में रखा है Zn2+, तो वहां तक की डिस्टेंस क्या होती? कॉर्नर से √3 A/4, ठीक है। अगला देखना जरा, फोर्थ नंबर पे ले रहा हूं मैं CF2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इस पे, क्योंकि यहां कैटायन लैटिस बनाता है। इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां पर जो Ca2+ है वो लैटिस बनाता है CCP या फिर FCC यूनिट सेल, और जो F- है, F- जाता है 100% THV में। मतलब 4 Ca2+ हैं और 8 F2- हैं, तो 4 CF2 की यूनिट बनेगी, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर देखना जरा, अगर F- टेट्राहीड्रल वॉइड में है तो टेट्राहीड्रल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, तो कैटायन से टेट्राहीड्रल वॉइड कितने पास होंगे? 8, तो 8/4 होगा यहां पे। एनायन से 4 कैटायन सराउंडेड और कैटायन से 8 एनायन सराउंडेड होंगे। और ये है कहां पे? THV में है, तो Rc + Ra का रिलेशन क्या होगा? √3 A/4, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये 4 हो गए, इसके अलावा 3 और बचे हैं, उसको भी अपन लिखेंगे। एंटी फ्लोराइड, स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल। पहले इसको नोट कर लो, फिर वो लिख लेते हैं। डायरेक्ट ध्यान रखना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई सा भी इसमें से उठा के, ठीक है। नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर का एक और है जिसको आपको ध्यान रखना है, नंबर 5 पर। नंबर 5th पर है Na2O। Na2O होता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। मतलब फ्लोराइड का उल्टा कर दो, वहां कैटायन लैटिस बनाता था, यहां एनाइन बनाएगा, तो O2- कहां जाएगा? FCC या फिर CCP लैटिस में, FCC यूनिट सेल में। और Na+ कहां जाएगा? 100% THV में। तो फॉर्मूला यूनिट कितनी हो जाएंगी? उसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर पलट जाएगा, 4:8 हो जाएगा, क्योंकि अब आपका जो कैटायन है THV में, तो कैटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगी, क्योंकि वो THV में है। और एनाइन से 8 कैटायन सराउंडेड होंगे, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन क्या आएगा? Rc + Ra टेट्राहीड्रल वॉइड में है, मतलब √3 A/4, ठीक है, इस टाइप से। अब इसके अलावा 2 स्ट्रक्चर और आपको ध्यान रखने हैं।
एक है आपका स्पाइनल और एक है इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ लो, लोकेशन आपको सिर्फ ध्यान रखनी है इसमें। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 6 नंबर पे स्पाइनल क्या होता है और कैटायन एनायन की लोकेशन क्या होती है, और इनवर्स स्पाइनल क्या होता है और कैटायन एनायन की लोकेशन क्या होती है। बस ये ध्यान रखना है आपको, काम हो जाएगा। इसके अलावा और भी जमाने भर के स्ट्रक्चर होते हैं, परवोस्काइड वगैरह होता है, कोरंडम वगैरह, वो एडवांस के लिए होता है, मेंस के लिए नहीं। मेंस में इतना काफी है, ठीक है, और नीट में तो बस 5 ये याद कर लो, काम हो जाएगा। स्पाइनल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, स्पाइनल क्या होता है, ये Ab2O4 टाइप का होता है, Ab2O4। यहां पर A+2 होता है और B+3 होता है स्पाइनल में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखो तो एग्जाम्पल होता है MgAl2O4, ये +2 वाला कैटायन और ये +3 वाला। तो लोकेशन बस ध्यान रखनी है आपको, लोकेशन क्या होती है, O2- ये जाता है CCP लैटिस में या फिर FCC यूनिट सेल में, बात बराबर है। अब जो A के पास 2+ है ये जाता है 1/8 ऑफ THV में, और B के पास जो 3+ है वो जाता है 1/2 ऑफ OHV में, ठीक है। आप आयन से भी चेक कर सकते हो, कैसे, अगर ये FCC है तो 4 होंगे आयन, यहां THV 8 हो जाएंगे, लेकिन 1/8 इसका मतलब एक ही आना चाहिए ये, और एक ही आ रहा है यहां पे। इधर 4 हैं तो इधर 4/2 2 आने चाहिए तो 2 आ रहे हैं, इस टाइप से। तो ये लोकेशन ध्यान रखना आप। इसी तरीके से इसमें देखो जरा, इनवर्स स्पाइनल होता है, ये होता है BAbO4 इस टाइप का। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना हो तो हम लिखते हैं Fe3O4, Fe3O4। इसमें क्या होता है, एक Fe होता है कौन सा वाला, ये होता है +3 वाला, और 2 Fe और होते हैं जिसमें +2 एंड +3 दोनों होते हैं, इस टाइप से लिख रहा हूं मैं, है ना, और O4 ऐसा। अब ध्यान से देखना जरा, यहां पर क्या होता है, जो ये वाला B है बाहर वाला, B3+ वाला, ठीक है, ये क्या है, ये 2+ वाले हैं, और ये क्या है, ये 3+ वाला है। यहां पर जो B3+ है वो THV में जाता है, तो मैं सारे लिख देता हूं। O2- जाता है CCP लैटिस बनाने या FCC यूनिट सेल में, ठीक। अब यहां पर जो B3+ है ये जाता है THV में, कितना THV में, 1/8 THV में, क्योंकि आपको एक ही चाहिए ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, A2+ जाता है और B3+ जाता है, ये कहां कहां, A2+ जाता है आपका OHV में, तो कितना OHV में जाएगा, 1/4 OHV में, क्योंकि एक ही चाहिए आपको ये, और B3+ भी एक ही चाहिए, मतलब 1/4 ये भी OHV में जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A2+ और B3+ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और कुछ B3+ THV में होते हैं 1/8 में, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन ध्यान रखनी है इसकी। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आए तो आप कर देना, क्वेश्चन में फ्रैक्शन वगैरह पूछ सकते हैं कि कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लो, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखना जरा। CSBr हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, विद एज लेंथ 4.2 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द शॉर्टेस्ट इंटरआयनिक डिस्टेंस, ये बतानी है आपको। तो आप ध्यान से देखो जरा, CSBr का या CSCl का भी अपन ने पीछे लिख रखा था, क्या, Rc + Ra, ये क्या होता है, √3a/2 होता है, ये रिलेशन अभी टेबल हमने पीछे बनाई। तो अब ये जो Rc + Ra है, यही तो है दो आयन के बीच की डिस्टेंस। जैसे अगर कैटायन मेरे पास ये है तो एनायन थोड़ा बड़ा होगा, तो ऐसा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, √3a/2। तो सीधा सीधा आंसर ही आपको यही निकालना है, √3a/2। तो √3 होता है 1.73 और a कितना है, 4.2 / 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3.6 के आसपास आता है, आप देख लेना डिवाइड करके। समझ गए बात को। इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब दो आयन के बीच की डिस्टेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। एज लेंथ ऑफ M + X - FCC स्ट्रक्चर है इज 7.2 एंगस्ट्रॉम, फाइंड रेडियस ऑफ X- कैटायन का दे रखा। अच्छा बताओ, FCC स्ट्रक्चर है, इसका मतलब इसको मैं NaCl ले सकता हूं, टेबल याद करो जरा। NaCl अगर मैं लूंगा इसको, तो M+ और X- के लिए मैं क्या लिखूंगा, Rc + Ra इज इक्वल टू क्या आएगा, Rc + Ra इज इक्वल टू आएगा a/2, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब कैटायन का कितना दे रखा है, 1.6, और एनायन का कितना है, एनायन का तो निकालना है Ra, ठीक। a कितना है, 7.2/2, 7.2/2 कितना होता है, 3.6, और 1.6 को उधर ले जाओ तो Ra कितना आ गया आपका, 2 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। अगर यहां कंडीशन आपको ब्रैकेट में ऐसी भी मिलती है कि M+ और X- जो है वो H पे टच कर रहे हैं,
तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से। लेकिन अगर नहीं भी दिया है तो आप m प्लस एक्स माइनस FCC दिया है तो आप उसको NaCl मान के ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखो जरा, एक और क्वेश्चन, इन अ सॉलिड AB हैविंग द NaCl स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया, NaCl दिमाग में आना चाहिए अब, Cl माइनस FCC बनाता है और Na प्लस होता है 100% OHB, ठीक है। चलो, ए एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है। अच्छा, ए एटम कहां है? कॉर्नर पे है ना। अगर ए कॉर्नर पर है तो साथ ही साथ वो फेस सेंटर पे भी तो है। उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब जो ए है, ए कहां पर है? ये कॉर्नर पर है। अब ये हमें साथ में ये भी पता होना चाहिए कि एफ सेंटर, ये फेस सेंटर पे भी है, एफ सेंटर नहीं, फेस सेंटर पे भी है। तो ये कॉर्नर पर भी है और फेस के सेंटर पर भी है, क्योंकि ये कॉर्नर वाला फेस सेंटर पे होता है अगर मैं NaCl के स्ट्रक्चर में देखूं। चलो आगे बढ़ो। इफ ऑल द फेस सेंटर एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड। चलो पहले तो ये बात छोड़ो, पहले तो ये बताओ कि बी क्या है। ए अगर कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर पे है और NaCl स्ट्रक्चर, इसका ना बी क्या है? बी है 100% OHB, और OHB जो 100% होते हैं वो कहां कहां पर होते हैं? एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, 100% ऑक्यूपाई हो गए। अब आ जाओ यहां पे, क्या? इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, मतलब आपको ऐसी एक्सिस लेनी है जहां से फेस सेंटर एटम पास होता हो। तो मैं बताता हूं कौन सी होती है। जैसे मान लो ये आप FCC कंसीडर कर लो, ठीक है। तो फेस सेंटर एक्सिस पता है कौन सी होगी? जो सीलिंग से बॉडी सेंटर को चीरती हुई कहां निकल जाए? फ्लोर की तरफ, मतलब ये ऊपर से आए और नीचे निकल जाए, ये वाली एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब फेस सेंटर एक्सिस कौन सी होगी? जो फेस सेंटर वाले एटम हटेंगे वो एक्सिस कौन सी होगी? सीलिंग ले लो, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि सारे एटम हटाने हैं, उन्होंने क्या बोला? इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम, ये ध्यान देना यहां पर, इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव, मतलब फेस सेंटर दो हटेंगे। कौन सा? सीलिंग का, फ्लोर का, बॉडी सेंटर मत छेड़ देना। तो यहां अगर कॉर्नर है तो कॉर्नर तो भाई साहब 8/1/, इसको तो छेड़ा नहीं। फेस सेंटर दो हट गए, कितने बच गए? 4, तो 4/1/2। बॉडी सेंटर हटाना नहीं है, एज सेंटर हटाना नहीं है, तो 12/1/4, और बॉडी सेंटर पूरा 1। फिर से ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ध्यान से, कई लोग गलती करते हैं। क्या लिखा है यहां? इफ ऑल द फेस सेंटर एटम हटाने ना, सारे थोड़ी हटाने, फेस सेंटर हटाओ, बॉडी सेंटर मत हटाओ, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो ये। तो ए कितना आ गया? 8/1/1 हो गया, प्लस 4/1/2 2 हो गया। बी कितना हो गया? 12/1/4 3, और प्लस 1। तो A3B4 इज द फाइनल आंसर। समझ गए बात को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में ये, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, डिफेक्ट्स पर चलते हैं। जो हम अपने सिलेबस में डिफेक्ट पढ़ते हैं वो पॉइंट डिफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, या इंपरफेक्शन ऑफ सॉलिड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट में हम 2 टाइप के पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट में, स्टोइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो पहले मैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बता रहा हूं। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? ऐसे डिफेक्ट जिसमें स्टोइकोमेट्री मेंटेन रहती है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रेंकल में क्या होता है, एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे, यहां लिख देता हूं मैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing from the crystal lattice। जैसे हम लैटिस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बताने का मतलब कैटायन और एनायन है, इस तरीके से एक आयनिक कंपाउंड मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं यहां से मान लो एक पॉजिटिव हटाता हूं, ठीक है, तो उतने ही मुझे नेगेटिव हटाने होंगे। तो यहां पर क्या होगा? वॉइड क्रिएट हो जाएगा। ये क्या हो गया? खाली जगह आ गई ना। खाली जगह मतलब क्या हो गया? ये वॉइड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहां से जितने कैटायन आप हटाओ उतने ही एनाइन आपको हटाने होंगे। हाँ, कैटायन एनाइन के हटने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये डिफेक्ट होगा। और ये सब डिफेक्ट क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब हीटिंग पर इस तरीके से क्रिस्टल बिहेव करता है। तो मैं सेकंड पॉइंट क्या लिख रहा हूं? ऐसे डिफेक्ट कहां पर ऑब्जर्व होते हैं? हाई रेडियस रेशियो में, हाई रेडियस रेशियो, ऐसे आयनिक कंपाउंड जिसका रेडियस रेशियो हाई है उसमें। और रेडियस रेशियो हाई वाले कौन से होते हैं? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, ठीक। क्या होता है डेंसिटी के बारे में? डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीजेस। डेंसिटी के साथ साथ और क्या चीजें डिक्रीज होती है? स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, क्यों? आयन मिस हो रहे हैं, ठीक। लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये सब है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखो,
कौन कौन से आपको ध्यान रखने एग्जाम्पल में? NaCl, KCl, CHCl, KBr, ETC, इस टाइप के जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। समझ गया? सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में आए तो। डेंसिटी वगैरह पे पूछ लेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज है, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज और लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज। ठीक है, तो ये सारी कहानी। कंडक्टिविटी पूछे तो आयन का माइग्रेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ो। फ्रैंकल डिफेक्ट या इसका दूसरा नाम होता है डिसलोकेशन डिफेक्ट, फ्रैंकल या डिसलोकेशन। ठीक है, डिसलोकेशन डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट, क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। वन ऑफ द आयन, और यूजुअली कौन सा? छोटा आयन, यूजुअली छोटा वाला क्या होता है? कैटायन। ठीक है, यूजुअली छोटा कैटायन होता है, कभी कभी एनायन भी छोटा होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो वन ऑफ द आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम लैटिस पॉइंट, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ये सब लैटिस पॉइंट होते हैं। ठीक है, फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट, और ये इंटरस्टिशियल साइट कौन सी होती है? वॉइड, ये जो बीच में खाली पड़ी है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। जैसे अगर मैं यहां से एक पॉजिटिव चार्ज हटा देता हूं तो ये डिसलोकेट होके कहां चला जाएगा? इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कैटायन। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं। अच्छा बताओ, डेंसिटी के बारे में क्या कमेंट करोगे? क्या कोई आयन बाहर गया लैटिस से? नहीं गया ना, उसी में ही है, बस एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो डेंसिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, डेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। और ऐसा कहां होता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है लो कोऑर्डिनेशन, हाई वाला तो शॉर्ट की था, लो रेडियस रेशियो वाले में, ठीक है, लो रेडियस रेशियो मतलब लो कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में। ठीक है, जैसे 3-4 में अगर बोले तो फ्रैंकल, 6-8 में बोले तो शॉर्ट की। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो कौन कौन से आपको ध्यान रखने एग्जाम्पल्स में? ZnS, AgBr, AgI, ETC, इस टाइप के। अब एक होता है ZnS, AgCl, AgI, ETC। अब एक होता है AgBr, ध्यान से सुनना, क्या? AgBr, वो ये भी करता है और ये भी करता है, तो AgBr एग्जिबिट बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। स्मॉल कैटायन होने की वजह से फ्रैंकल दिखाता है और कंपेरेबल साइज होने की वजह से शॉर्टकी दिखा देता है। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। तो ये दो डिफेक्ट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर से बता देता हूं, एक शॉर्टकी एक फ्रैंकल। शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस होते हैं, फ्रैंकल में एक कैटायन जो होता है वो अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जिस जगह से जाता है उसको लैटिस पॉइंट, जहां जाता है उसको इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड बोलते हैं। ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर में, ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है, ये लो रेडियस रेशियो में, ये हाई रेडियस रेशियो में होता है। यहां पर डेंसिटी, ठीक है, लेटिस एनर्जी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यहां पर डेंसिटी सेम होती है लेकिन स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों? लेटिस पॉइंट खाली हो गया, स्टेबिलिटी डिक्रीज, लेटिस एनर्जी डिक्रीज, लेकिन आयन का जो माइग्रेशन हो रहा है उस वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई यहां पर। आप आराम से इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में चलेंगे। लिख लो फटाफट से। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। दो टाइप के हम पढ़ते हैं, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सिस के दो केसेस हैं। मेटल एक्सिस मतलब मेटल बढ़े, तो मेटल कैसे बढ़ती है? या तो मेटल को बढ़ा दो या एनायन को कम कर दो तो मेटल बढ़ जाएगी। तो पहला केस मैं ले रहा हूं ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ड्यू टू एनायन वैकेंसी यहां पर क्या होता है? एग्जांपल है इसका, जैसे NaCl के क्रिस्टल को Na की वेपर के साथ हीट करते, तो पहले मुझे बताओ NaCl में कौन से आयन होंगे? Na+ और Cl- लेटिस पॉइंट ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। और अगर मैं इसको सोडियम की वेपर के साथ हीट कर दूंगा तो क्या होगा? Na+ और इलेक्ट्रॉन बनेगा, सही ना? Na+ बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब ये जो Na+ बना, ये क्या करेगा? इस लैटिस में से Cl- को खींच लेगा और क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। इसका मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस लैटिस को, इसमें से Cl- कम होते जाएंगे। मान लो कि एक Cl- यहां से निकल गया, एक Cl- यहां से क्या हुआ? निकल गया। एक Cl- मैंने निकाल दिया, मतलब यहां पर खाली जगह आ जाएगी। तो होगा क्या? यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा और नेगेटिव चार्ज कम होने लगेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहां जो इलेक्ट्रॉन निकला
वो क्या करेगा, इस लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन जिस लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करता है इसी को हम बोलते हैं क्या, एफ सेंटर। एफ का मतलब फाब होता है, फाब मतलब कलर होता है, ठीक है, तो एफ सेंटर होता है। इसका मतलब ये जो NaCl हो गए, LiCl हो गए, KCl हो गए, इस टाइप के आयनिक कंपाउंड एफ सेंटर की वजह से कलर दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन यहां पर हो रहा है। आप जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था मैंने किस तरीके से कलर होता है। तो आपको ये कलर ध्यान रखने हैं, ध्यान रखना आप क्या, NaCl ये येलो कलर का होता है, ठीक है, LiCl ये पिंक कलर का होता है, और KCl ये वायलेट कलर का होता है, ठीक है। इनके कलर भी याद रख लेना, एग्जांपल भी याद कर लेना। और आपसे रीजन पूछें, कलर इज ड्यू टू, तो लिखना ड्यू टू जनरेशन ऑफ एफ सेंटर्स, ठीक है, ड्यू टू एफ सेंटर। और जितना ज्यादा एफ सेंटर क्रिएट करवाते जाओगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एफ सेंटर्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। एनाइन वैकेंसी हो गई, एनाइन कम हो गए तो ऑटोमेटिकली कैटाइन बढ़ गए यहां पर, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा कैटाइन का एग्जांपल है जैसे जेडेनो के क्रिस्टल को जब हीट करते हैं तो ये बनाता है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से O2 गैस रिलीज होती है। तो होता क्या है कि जो Zn2 प्लस और O2 माइनस, यहां पर मैंने +2 बना रखे मतलब Zn+2 और 2 माइनस बना रखे मतलब O2 माइनस है। तो इसके लैटिस में क्या होता है, जब Zno को हीट करते हैं तो कुछ इसकी यूनिट क्या होती है, इसमें कन्वर्ट होंगी। तो बाकी जो बचा हुआ क्रिस्टल है, बचा हुआ लैटिस है, उसमें Zn2 प्लस चला जाएगा। तो मैंने ये मान लिया कि Zn2 प्लस यहां आ गया। अब अगर यहां पर Zn2 प्लस आ गया, इसका मतलब कैटाइन बढ़ गया, तो कैटाइन एक्सिस में हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहां 2 प्लस चार्ज बढ़ा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। कहीं भी 2 इंटरस्टिशियल साइड में इलेक्ट्रॉन भेज दो तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन आप यहां भेज दो, मतलब आप कहीं भी 2 जगह भेज सकते हो, यहां यहां इधर 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 इधर, कहीं भी 2 जगह, ठीक है। लेकिन एक इंटरस्टिशियल साइड में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस सब नेचर की वजह से, चाहे आप ये वाला लो या ये वाला लो, पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब यहां पर जो Zno होता है इसके बारे में ये बोलते हैं Zno व्हाइट वैन कोल्ड, येलो वैन हॉट। जब इसको हीट करते हैं तो ये येलो कलर का हो जाता है, और वो किस वजह से होता है, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और इनको हम एफ सेंटर नहीं बोलते, ध्यान रखना। एफ सेंटर किसको बोलते हैं, लैटिस पॉइंट में अगर इलेक्ट्रॉन गया तो इंटरस्टिशियल साइड वाले इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर नहीं बोलते। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से कलर होगा। तो कलर किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से, नॉट ड्यू टू एफ सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा कैटाइन का एग्जांपल। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है, मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप के, जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक मॉलिक्यूल डी ब्लॉक के ऑक्साइड जैसे 0.93O से लेकर Fe.96O तक जो कंपाउंड्स होते हैं, और भी इस टाइप के ऑक्साइड नॉन स्टोइकोमेट्रिक। होता क्या है, इस टाइप के ऑक्साइड में 2 अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे मान लो मैंने ये लिया तो +2 और +3 होंगी, यहां भी ऐसे ही होगा। तो Fe+2 होता है और +3 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं मैंने 3 Fe2+ हटाने हैं, तो 3 Fe2+ हटा के आप कितने Fe3+ लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखो यहां टोटल चार्ज क्या है, +6, यहां टोटल चार्ज क्या है, +6। मतलब यहां से 3 +2 वाले हटा दो, एक ही हटा दिया, आप कहीं से भी हटा सकते हो ना, एक ही हटा दिया। तो इन 3 +2 को हटाने पर क्या होगा, +3 वाले आप कितने लगा सकते हो, 2 ही लगा सकते हो ना, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। इसका मतलब यहां पर वॉइड आ गया, खाली हो गया, मतलब मेटल डेफिशिएंसी आ गई। तो डी ब्लॉक के कंपाउंड में ऑक्साइड्स में जहां पर मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट होती हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाता है। बहुत बेसिक से चीज है, फटाफट से इसको रीड कर लेना, आराम से कवर हो जाएगा, ठीक। तो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक डिफेक्ट और पढ़ेंगे, इंप्यूरिटी डिफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और डिफेक्ट आता है आपका इंप्यूरिटी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, जब सॉलिड की सॉलिड में मिक्सिंग कराते हो तो उसको डोपिंग बोलते हैं ना। तो NaCl को जब डोप कराते हो SrCl2 के साथ, या AgCl को CdCl2 के साथ, ये 2 एग्जांपल ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दिए हुए। तो होता क्या है, आप मुझे एक बात बताओ, NaCl कैसे टूटेगा, NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, और SrCl2 कैसे टूटेगा, Sr2+ और Cl- में, ऐसे टूटेगा। तो अब होता क्या है, NaCl का क्रिस्टल अगर ये है तो Sr2+ इसके लिए फॉरेन आयन है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं 2 Na+ हटाओ, तो आप बोलोगे सर एक Sr+2 भी तो लगाओ, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्यों, यहां +2 चार्ज है तो यहां भी क्या है, +2 चार्ज है। इसका मतलब अगर मैं यहां से एक यहां से हटा दिया मैंने और एक यहां से हटा दिया, और इस जगह मैंने Sr2+ रख दिया,
ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही और यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक, अब आपसे पूछते हैं कि कैटायन वैकेंसी बताओ, तो यहां पर आपको क्या लिखना है कि नंबर ऑफ, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी है ना, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ SR2 प्लस आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ SR2 प्लस आयन, या फिर आप ये बोलो कि कितने मोल कैटायन वैकेंसी है तो जितने मोल SR+2 आएंगे उतने हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है ये डोपिंग वाला, इंप्योरिटी डिफेक्ट इसको बोलते हैं, फटाफट से नोट कर लो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और सब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके। ठीक है, जैसे क्रिस्टलाइन अमोर्फस का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और अमोर्फस क्या होते हैं। जैसे पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं यहां पे, तो क्रिस्टलाइन में होता है रेगुलर अरेंजमेंट। कैसा? रेगुलर अरेंजमेंट, जो भी एटम या आयन हुए उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और यहां पर क्या होता है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसा? इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। अगर मैं आपसे बात करूं सेकंड वाले पॉइंट के बारे में, तो सेकंड पॉइंट यहां पे लिखेंगे एनिसोट्रोपिक इन नेचर। एनिसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी आपको ऑब्जर्व होंगी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां होता है आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब क्या है? आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब यह है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होंगी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, यहां क्या था? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, यहां सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ सॉलिड के, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी। यहां पर क्या मिलेंगी? डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक परफेक्ट वैल्यू होती है। शार्प पॉइंट मतलब एक परफेक्ट वैल्यू। और यहां पर क्या होती है? रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये वाले जो क्रिस्टल हैं वो धीमे धीमे मुलायम होते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहां पे एक पर्टिकुलर रेंज होती है, धीरे धीरे नरम पड़ते हैं ये लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं इसके, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, पैटर्न बहुत दूर तक रिपीट होता है। और ये होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कैसे? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और एक बात और, अगर आप इसको काटो, किसको? क्रिस्टलाइन को, तो स्मूथ सरफेस बन जाएगी और पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे। यहां पर इरेगुलर सरफेस बनती है, पीसेस में डिवाइड होते हैं, तो इरेगुलर, यहां रेगुलर सरफेस बनती है अगर इसको अपन काटें तो। अब आपको क्या करना है? एग्जाम्पल ध्यान रखने। एग्जाम्पल की जैसे मैं बात करूं तो SiO2 की 2 वैरायटी होती हैं। अगर लिखा है क्वार्ट्ज तो वो होता है क्या? क्रिस्टलाइन। और यहां एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, SiO2 अगर लिखा है सिलिका, SiO2 क्या? सिलिका, तो ये क्या होता है? अमोर्फस होता है। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं? रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, रबर, प्लास्टिक, इस टाइप के, ये सब क्या हो गए? अमोर्फस में आ गए। और क्रिस्टलाइन में क्या हो गया? पूरे चैप्टर में जो अपन ने पढ़े, क्या? NaCl, KCl, CSCl, ETC, इस टाइप के। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर क्रिस्टलाइन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, लिख लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं और टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ लो। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको कंपाउंड देके पूछते हैं किस टाइप का सॉलिड है ये। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड में होते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आयनिक में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। ठीक, मेटेलिक में क्या होते हैं? इसमें होता है आपके पास मेटल्स, मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो उसका एक C होता है और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन C मॉडल या इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल केमिकल बॉन्डिंग में समझाया था। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स, इसमें आयंस, इसमें पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या होते हैं? एटम्स। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। फोर्सेस के बारे में बात करें तो यहां पर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वांडरवाल फोर्सेस, वांडरवाल फोर्सेस यहां पर होते हैं। और यहां पर कौन से फोर्स होते हैं? आयंस के बीच में, कैटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक, और यहां पर क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड। और यहां पर होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना,
मॉलिकुलर सॉलिड में जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, आर्गन हो गया, I2 हो गया, CO2 हो गया, CCl4 हो गया, H2O हो गया, आइस हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे यहां पर। और आयनिक में मिलेंगे आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, MgO हो गया, CsCl हो गया, CF2 हो गया, ZnS वगैरह ETC, जितने भी आयनिक कंपाउंड अपन ने पढ़े हैं। मेटल्स में बात करें तो कॉपर, सिल्वर, मतलब मेटल्स ले लो यहाँ पे, गोल्ड, ETC, प्लेटिनम वगैरह ये सारे। और कोवेलेंट में बात करें तो SiC, ये क्या होते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर, मतलब ये जायंट कोवेलेंट, बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। SiC हो गया, SiO2 हो गया, Si हो गया, कार्बन डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट, कार्बन का डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ALN हो गया, इस टाइप के ETC, ठीक है। ये सब जो भी बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जायंट कोवेलेंट वाले, सब उसमें आते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें तो ये होते हैं इंसुलेटर। क्या होते हैं ये? इंसुलेटर। ये क्या होते हैं? इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, इंसुलेटर इन सॉलिड, बट कंडक्टर इन मॉल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन। मॉल्टन स्टेट हो या एक्वस सॉल्यूशन तो उसमें कंडक्टर, क्योंकि फ्री आयंस बन जाते हैं ना इसमें, है ना। मेटेलिक बॉन्ड में अगर बात करें तो ये कंडक्टर होते हैं, और ये इंसुलेटर एंड कंडक्टर दोनों होते हैं। कुछ इंसुलेटर होते हैं एंड कुछ कंडक्टर, जैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात होगी। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका लो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका इससे ज्यादा होता है, मतलब फेयरली हाई होता है, और इसका वेरी हाई होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी मेल्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो कई लोग क्या है, आयनिक वाला लगा देते हैं। उसमें ऑप्शन में आप देखना कई बार इनमें से भी कोई दे देते हैं। तो जायंट कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मतलब जायंट कोवेलेंट वाले ये, इनका मेल्टिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है? आयनिक से ज्यादा होता है। फिर आते हैं मॉलिकुलर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड क्यूबिक, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, आपको ZnS का स्ट्रक्चर याद है ना, बस वैसा ही है। क्या होता था, S2 माइनस कहां होते थे? S2 माइनस ये होते थे आपके पास कहां पे? CCP लैटिस या फिर FCC यूनिट सेल में। और जो Zn2 प्लस थे ये कहां थे आपके? 50% किसमें? THB में, यही था। तो बस अब आप क्या करो, याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। बस इसमें क्या करो, डायमंड है मतलब सभी कार्बन होंगे, तो कुछ कार्बन लैटिस बनाएंगे और कुछ कार्बन कहां जाएंगे? वॉइड में जाएंगे। मतलब इस तरीके का कुछ कंपाउंड बनेगा इसका। मतलब कार्बन टोटल कितने हो जाएंगे? FCC है तो 4, अगर ये 4 है तो THB 8, लेकिन उसका 50% लेना है तो हाफ, मतलब ये भी 4। मींस Z इफेक्टिव क्या आएगा? ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? Z इफेक्टिव 8 हो जाएगा। तो जब आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या लगेगा? Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइडेड बाय A क्यूब, यही करोगे आप, और इंटू 100। अब A और R का रिलेशन सुनना क्या होता है। FCC में कॉर्नर से अगर मैं चलूं सपोज, तो कॉर्नर से THB कितनी डिस्टेंस पे होता है? √3 A/4 पे होता है, और कॉर्नर पे भी कार्बन रखा है और यहां भी कार्बन रखा है THB में, ऐसा है ये, ठीक है। तो R और R मतलब ये क्या हो गया? 2R। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? 8R/√3। तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 8 का इंटू 4 कर दो, 32/3 पाई आर क्यूब, और A को पुट कर दूं मैं कितना? 8R/√3 का होल क्यूब इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 पाई/16 इंटू 100। अब आप याद करो, √3 पाई/8 किसका आया था? BCC का आया था ना, तो उसका आधा और कर दो आप, मतलब 68% का आधा, मतलब कितना हो जाएगा? 34%। तो डायमंड क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन 34% होता है। डायरेक्ट याद कर लेना इसको, ठीक है। बाकी मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, फटाफट से नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर देख लो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड पे। बहुत आसान है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, सपोज अगर मैंने सॉलिड पे प्रेशर बढ़ाया तो आयंस पास पास आएंगे, आयंस पास पास आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, क्योंकि आयंस ज्यादा घिरने लगेंगे अब। तो प्रेशर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ाने पे आयंस दूर दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कम होता है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं 6x6 टाइप का लैटिस है, उससे 8x8 टाइप का लैटिस बनाना है, तो मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहा हूं मैं, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6x6 से कहां आना है? 8x8। तो मुझे क्या करना होगा? प्रेशर बढ़ाना होगा, तभी तो आयंस पास पास आएंगे।
और अगर मैं आपसे बोलूं 8/8 से मुझे 6/6 पर आना है, मतलब मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर कम करना है, तो क्या करना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं तो NaCl टाइप से आप किस वाले क्रिस्टल में जा सकते हो, CaCl टाइप वाले में। अब कई लोग यहां क्या गलती करने लगते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रेशर बढ़ाने और टेम्परेचर बढ़ाने से Na सीजियम बन जाए या सीजियम Na बन जाए, पागल हो गए हो क्या, ऐसा थोड़ी होता है। बस ये है कि इस टाइप का अगर कंपाउंड होगा, लैटिस होगा, तो वो इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस टाइप का होगा तो वो इसमें हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि Na को CS बना दिया टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने पे और CS को Na बना दिया, ऐसा मत कर देना, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो पहली कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर तो हमने याद कर रखी है। अब हम क्या करेंगे, एक और एडिशनल याद कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो अपन उसको भी याद कर लेंगे। जैसे टाइप ऑफ नेबर की बात करूंगा तो मैं क्या लिख रहा हूं, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट, सही ना। नियरेस्ट नेबर अगर मैं लिखूं, नियरेस्ट नेबर अगर मैं लिखता हूं, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ये जो टच करने वाले आपके एटम है वो वाले। तो अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल क्यूबिक में लिख रहा हूं, मैं क्या नियरेस्ट लिख रहा हूं और नेक्स्ट नियरेस्ट लिख रहा हूं, तो नियरेस्ट तो टच करता है, नेक्स्ट नियरेस्ट टच नहीं करता है। टच करने वाले हमें पहले से याद हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक में किस डिस्टेंस पे मिलते थे, ए और नंबर कितना होता था, नंबर 6 होते थे कोऑर्डिनेशन नंबर। पहली वाली तो याद कर रखी ना आपने, पीछे याद कराई थी। नेक्स्ट वाली अभी बताता हूं कैसे निकालोगे। इसी तरीके से BCC और इसी तरीके से FCC में हम लिखेंगे। BCC में क्या लिख रहा हूं मैं, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट और नेक्स्ट नियरेस्ट। वैसे ही मैं यहां पे लिख रहा हूं नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट मतलब सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसकी नियरेस्ट आपने याद करी थी √3a/2 पर, BCC वाले में 8 होते हैं, और ये वाले कहां होते थे, ये वाले होते थे आपके √2a पर, ठीक है। और ये कितने होते थे, √2a नहीं, a/√2, फेस सेंटर से टच करेंगे ना, तो a/√2 पर कितने होते थे, 12। ये आपको पहले से याद है। अब देखो जरा दूसरा वाला कैसे याद रखना है। अगली डिस्टेंस जो होगी a के बाद, वो कौन सी डिस्टेंस होगी, वो होगी √2a। ये होगी आपकी कितनी, सिंपल क्यूबिक में जो अगली बड़ी डिस्टेंस होगी a के बाद क्या होगी, √2a होगी, ठीक है। तो ये नंबर कितने होते हैं, √2a वाले 12 होते हैं, ठीक है। √2a होगी ना अगली डिस्टेंस सिंपल क्यूबिक में। BCC में बात करें तो नेक्स्ट कौन सी होगी, a होगी, तो ये कितने होंगे आपके, 6 होंगे, ठीक। √3a/2 के अलावा अगली डिस्टेंस जो नियरेस्ट मिलेगी वो 6 होंगे। और FCC में क्या होगा, a/√2 के बाद अगली डिस्टेंस क्या मिलेगी, a, और ये कितने होंगे आपके, 6 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, फटाफट से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे, ध्यान से देखना जरा। देखो क्रिस्टल का मतलब यहां पर हम बात करेंगे 3D में जो जो ज्योमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं उसके बारे में। देखो हमेशा 3D में जो भी ज्योमेट्री बनती है उसमें होता क्या है, डिस्टेंस भी लेते हैं और एंगल भी लेते हैं। सपोज अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं यहां पे कि मेरे पास 3 डिस्टेंस हैं, मतलब मेरे पास 3 एक्सेस हैं, तो वहां पे मुझे 3 डिस्टेंस लेनी पड़ेंगी 3D में। ये मैंने A डिस्टेंस ले ली, यहां मैंने B ले ली, और यहां मैंने C ले ली, ठीक है। ये 3 डिस्टेंस हो गई। A डिस्टेंस जहां पर ली उसके अपोजिट वाले एंगल को मैं बोल रहा हूं अल्फा, और B के अपोजिट बीटा, और C के अपोजिट क्या बोल रहा हूं, गामा। तो 3 डिस्टेंस और 3 एंगल से 3D ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर मैं क्रिस्टल लिखूंगा, कौन कौन से क्रिस्टल हैं, ठीक है। और इंटर एक्सियल डिस्टेंस लिखूंगा ABC के बारे में, इंटर एक्सियल डिस्टेंस ये लिखूंगा, और इंटर एक्सियल एंगल्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, इंटर एक्सियल एंगल्स, मतलब कौन से वाले, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे ब्रेविस लैटिस, ठीक है। आई नहीं होता यहां, ब्रेविस लैटिस, ठीक है। ब्रेविस लैटिस मतलब ब्रेविस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनमें लैटिस बताए थे कि किस किस टाइप की यूनिट सेल्स बनती हैं, हमें वो देखना बेसिकली। जैसे क्रिस्टल के बारे में आपसे बात करूं तो कौन कौन सा है, क्रिस्टल होते हैं क्यूबिक, रोम्बोहीड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं, क्यूबिक, रोम्बोहीड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है।
ये होते हैं आपके पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। कितने होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। इंटर एक्सियल डिस्टेंस क्या होती है देखो ध्यान से, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से टेबल जमाई है, बहुत ध्यान से देखना, याद करने का तरीका ही बता दूंगा। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाली 2, फिर A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाली 2, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाली 2, फिर 3 होंगी नॉट इक्वल टू वाली, मतलब जहां A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, ये तीनों में ही ऐसा होता है। तो डिस्टेंस आसानी से याद हो जाएंगे आपको, देखो ध्यान से, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाली 2, फिर A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाली, और फिर तीनों नॉट इक्वल टू वाली। ठीक है, यहां देखना इंटर एक्सियल एंगल मैंने अल्टरनेट अरेंज कर दिया, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90, फिर अल्फा बीटा गामा बराबर तो होंगे लेकिन 90 नहीं होंगे, और फिर से अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे और 90 होंगे। देख रहे हो कितना आसान हो गया। और फिर 90 नहीं होंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा तो 90 होंगे लेकिन गामा 120 होगा यहां पे। ठीक है, ये कौन सा हेक्सागोनल वाला, इससे याद रख सकते हो आप। फिर से अल्फा बीटा गामा ये क्या हो गए, नॉट 90। देख लो फिर से, देखो 90 नॉट 90, 90 नॉट 90, और फिर यहां 90 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां 120 है ना, यहां 90 आएगा। अब देखना जरा ध्यान से, मोनोक्लिनिक अल्फा गामा तो 90 है लेकिन बीटा क्या है, नॉट 90, बीच वाला नॉट 90, और लास्ट वाला अल्फा बीटा गामा नॉट 90। मतलब किया क्या आपने, पहला वाला तो याद करना बहुत आसान है और लास्ट वाला भी। मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल। ठीक है, बस बीच वाले ये मैंने आपको पैटर्न बता दिए कैसे याद रखना है। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाले 2, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाले 2, और फिर तीनों नॉट इक्वल टू वाले। अल्टरनेट एंगल है 90 नॉट 90, 90 नॉट 90, यहाँ 120, फिर 90, फिर यहाँ बीटा नॉट 90 और यहाँ तीनों नॉट 90। ठीक है, ब्रेविस लैटिस कैसे याद रखोगे, 3-1 2-1 4-2-1, इस तरीके से। अब ये जो 3 है ये क्या है, ये है SC BCC FCC, मतलब इसमें जो 3 लैटिस होंगे, मतलब 3 यूनिट सेल होंगी, सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC। जहां 1 लिखा है वहां सिंपल क्यूबिक लिख दो, क्या लिख दो, सिंपल क्यूबिक लिख दो। ठीक है, और यहां SC BCC। ठीक है, और जहां 4 लिखा है वहां SC BCC FC और EC, ये आपके लिए नया आ गया EC। ठीक है, अभी बताता हूं क्या है। और ये SC और EC ऐसा होता है। ये EC क्या होता है, अब ये देखना जरा ध्यान से, नया आ गया आपके लिए। EC होता है एंड सेंटर्ड, क्या होता है ये, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये कहां कहां होती है, मोनोक्लिनिक में और ऑर्थोरोम्बिक में। एंड सेंटर्ड कैसी दिखती है, जो भी अपना ऑर्थोरोम्बिक या मोनोक्लिनिक ज्योमेट्री होगी, ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि ऑर्थोरोम्बिक या मोनोक्लिनिक है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, यहां पर 2 अपोजिट फेस सेंटर पर यहां पर 2 एटम होंगे, इसी को अपन बोलते हैं EC, जिसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। अपोजिट कोई भी 2 फेस सेंटर पे एटम आपको रखने हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये टेबल याद कर लेना। ये तो हो गए एंगल वाले और डिस्टेंस वाले। अब इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। यहां कैसे याद रखोगे, यहां रखना, क्यों रहें टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर। ठीक है, तो इस तरफ का आपको याद हो जाएगा, क्यों रहें टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर, और इसका मैंने बता दिया आपको याद करके। अब आपसे इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछ लेंगे, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल बताओ, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल बताओ, ऐसा क्रिस्टल बताओ जिसमें मैक्सिमम ब्रेविस लैटिस है, ऑर्थोरोम्बिक। ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स बताओ, ऑर्थोरोम्बिक होती है। आप देखना माचिस की डिब्बी की ज्योमेट्री ऑर्थोरोम्बिक होती है। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होता है, और अल्फा बीटा गामा तीनों 90 होते हैं। आप देख लेना मैच बॉक्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7। टोटल ब्रेविस लैटिस कितने, सबको जोड़ दो तो 14 आते हैं। ठीक है, जोड़ देना आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक, नोट कर लो आप इसको। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लो और खत्म करो इस चैप्टर को। देखो ध्यान से, फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस आयंस इन Fe.93 हो, कैसे निकालोगे। मैं एक काम कर रहा हूं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं जरा, तो ऐसा दिखेगा आपको Fe93O100, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.93 था यहाँ पे, है ना। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो 2 टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर लेना, +2 एंड +3। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेट Fe2 प्लस आयंस, ये तुम्हारे पास अगर X है तो बताओ Fe3 प्लस आयंस कितने होंगे, टोटल कितने हैं 93, तो 93 माइनस X ऐसे लिख दूंगा मैं। अब आप क्या करो, पूरा का पूरा कंपाउंड देखो न्यूट्रल है ना, इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए, तो मैं वही कर रहा हूं। टोटल पॉजिटिव क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 93 माइनस x, ये टोटल पॉजिटिव हो गया।
इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव, तो 100 इंटू -2 मतलब -200, तो वो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव बराबर, तो 200 लिख रहा हूं मैं, ऑक्साइड में -2 होता है, ठीक है। ये आ गया आपका 2x प्लस ये हो गया 3 3 9 और 279 माइनस 3x इज इक्वल टू 200, तो यहां से x आ गया आपका 79, सही है। अब x 79 आ गया, तो परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस आयंस कितने आ गए, ये आ गए आपके पास 79 डिवाइडेड बाय Fe कितने थे 93, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कर लेना, देख लेना कितना आ रहा है, ये आपका आंसर आ गया 7900/93, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, देख लेना आप डिवाइड करके। अगर आपसे Fe+3 पूछे तो आप क्या करोगे, 93 माइनस x को ऊपर रखो, 93 को नीचे रखो और इंटू 100 कर देना, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें और देखने को मिलेंगे क्वेश्चन आपको, क्या Mn.980 हो, Ni.980 हो, Fe.93 के अलावा 94 वाला भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है, सॉल्व करके लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो सॉलिड और सुपरक्यूल्ड लिक्विड। जो अमोर्फस सॉलिड है उसको हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, और जो क्रिस्टलाइन होते हैं उसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, SI क्या है, क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन में भी अगर मैं पूछूं कौन सा वाला है, तो ये नेटवर्क सॉलिड है, मतलब कोवेलेंट है। CO2 क्या है, मॉलिक्यूलर है। सिल्वर क्या, मेटेलिक है। ग्लास क्या, अमोर्फस है, ठीक है। तो अमोर्फस या सुपरकूल्ड लिक्विड, ऐसा। If NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2, what is the concentration of cation vacancy? यहां हमारा concentration से मतलब है नंबर ऑफ आयंस से, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ आयंस लिखने का तरीका ये है कि मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था जब ये पढ़ाया था टॉपिक, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस, सही है, ये लिखूंगा मैं। तो नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस बता दो कितने हैं, मोल कितना है 10⁻³ तो मोल परसेंट है ना, तो परसेंट से वापस आओ तो 10⁻², इतने मोल हो गए, और इंटू क्या कर दूं अवोगैड्रो नंबर, तो ये आ गए तुम्हारे नंबर ऑफ Sr+2 आयंस। तो ये कितना हो गया 10⁻⁵ और इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो ये आ गया भाई साहब 6 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस होंगे, मतलब इतनी ही वैकेंसीज क्रिएट होंगी। समझ गए बात को, तो चलो ये नोट कर लो, ठीक है। तो अपना सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर खत्म हो गया है। अब आपको जो एनसीईआरटी में पीछे की तरफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दी हैं वो मैं यहां कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। आप उसको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि आपको पहले से ही बेसिक इंफॉर्मेशन फिजिक्स में रहती है कि इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या होता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एंटी फेरो, फेरो, फेरी वगैरह ये सब क्या होते हैं। एक बार आप रीडिंग भी कर लेना एनसीईआरटी की पीछे की, एक बार देख लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पर अपन वो टाइम यूज यहाँ पर ना करके अपन उसको थर्मो में यूज कर लेंगे, तो जल्दी काम हो जाएगा आप लोगों का भी, है ना। तो फटाफट से इसको नोट कर लो, मिलते हैं फिर अपन अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। बहुत अच्छे से पढ़ना वो चैप्टर, मिनिमम 2 क्वेश्चन उसमें से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे वो वाला चैप्टर अपन, ठीक। सारे एक एक पॉइंट कवर कराऊंगा मैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी वगैरह, थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे करने उसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, यहाँ तक काफी है, आराम से पढ़ते रहो, बढ़िया तरीके से वीडियो देखो और रिवीजन करते रहो आप अपना, ठीक है। और एनसीईआरटी जरूर रीड करते रहो, फिर से बोल रहा हूँ एनसीईआरटी इज द गॉड ऑफ केमिस्ट्री, सीधी सी बात है, ठीक। तो एनसीईआरटी बहुत आपको आराम से तसल्ली से पढ़नी है, कोई उसमें जल्दीबाजी नहीं मचाना है, आप आराम से देखते रहो, रीड करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं।